इस विशाल अंतरिक्ष में कहीं एक रहस्यमयी सेना है जो सितारों को चीरती हुई बढ़ रही है अंडरवर्ल्ड की ओर, एक ऐसी नई और अंधेरी दुनिया जिसे ये सेना अपना धर्म स्थल मानती है। ये सेना है नेक्रोमोंगर्स की, जो अपने रास्ते में आने वाले हर प्लेनेट्स पर हमला करते हैं और उन प्लेनेट्स पर बसी प्रजाति के आगे अपने धर्म से जुड़ने का प्रस्ताव रखते हैं। इनका बस एक ही कानून है कि अगर ये उन्हें अपने धर्म में झुका न सके तो उनकी पूरी प्रजाति को ही मिटा देते हैं। इस अंधेरे साम्राज्य का नेतृत्व करता है लॉर्ड मार्शल, वो इकलौता प्राणी जिसने अंडरवर्ल्ड के दरवाजों तक का सफर तय किया और लौटा ताकत और रहस्यमयी शक्तियों के साथ, आधा जिंदा और आधा कुछ और। वो एक शैतान बन चुका था जिसके नाम से पूरी कायनात थर-थर कांपती थी। दुनिया भर की सभ्यताएं उसके अंत की दुआ कर रही थी, पर ये वो वक्त नहीं था जब कोई अच्छाई लॉर्ड मार्शल जैसी बुराई का विनाश कर पाए। उस शैतान से लड़ने के लिए तो चाहिए था उससे भी भयानक शैतान, रिडिक। इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला भाग खत्म हुआ था। अगर पिछला भाग देख लिया है तो आप तैयार हैं, और अगर नहीं तो कुछ राज आपसे छूट सकते हैं। पहले पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रिडिक एक खौफनाक पहेली जो उस खतरनाक 3 सूरज वाले प्लेनेट से निकलने के बाद 5 सालों तक गुमनामी में था। आज उसे टूम्स नाम के एक बाउंटी हंटर ने ढूंढ निकाला था। आज फिर रिडिक के सिर पर किसी ने लाखों का इनाम रखा था जिसे टूम्स किसी भी हाल में पाना चाहता था। टूम्स रिडिक का पीछा करता हुआ उस पर जाल पे जाल फेंके जा रहा था, लेकिन रिडिक कोई मछली नहीं थी जो आसानी से टूम्स के जाल में फंस जाए, बल्कि वो तो था एक खूंखार मगरमच्छ जो शिकारी को ही निगल जाने की हिम्मत रखता था। रिडिक ने पहले तो एक एक कर टूम्स के आदमियों का खात्मा किया, फिर टूम्स को पीट पीट कर उससे पूछा कि उस पर इनाम रखने वाला कौन है। टूम्स ने बताया कि वो इनाम रखने वाले के नाम से तो वाकिफ नहीं है, बस इतना मालूम है कि उसे रिडिक को पकड़कर प्लेनेट हीलियम प्राइम ले जाने का आदेश मिला था। हीलियम प्राइम एक ऐसा ग्रह जहां इंसानों की एक समृद्ध कॉलोनी बस चुकी थी। यही वो जगह थी जहां रिडिक ने 5 साल पहले इमाम और जैक को बचाकर छोड़ा था। इमाम का घर उसी प्लेनेट पर था। उस वक्त रिडिक जैक की जिम्मेदारी इमाम को सौंपकर खुद गुमनाम रास्तों में निकल गया था। दोस्ती की खातिर उसने केवल इमाम को ही बताया था कि वो किस प्लेनेट पर जा रहा है, लेकिन अब उसे इमाम से गद्दारी की बू आ रही थी। रिडिक ने उसी वक्त टूम्स को उसकी शिप से नीचे फेंक दिया और निकल पड़ा हीलियम प्राइम की ओर। ऐसा प्लेनेट जो कभी अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन आज उस प्लेनेट की आबो हवा में एक अलग ही दहशत घुली थी। लोगों में डर का माहौल नजर आ रहा था। उन्हीं लोगों की भीड़ में इमाम भी डरा सहमा अपने घर पहुंचा। तभी एक आवाज ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वो रिडिक था जो पहले से ही उसके घर पे बैठा शेव कर रहा था। इमाम के कुछ बोलने से पहले ही रिडिक ने उसकी गर्दन पे चाकू अड़ा दिया। इमाम की पत्नी और बेटी भी वहीं मौजूद थे, पर इमाम की आंखों में उस वक्त मौत का खौफ नहीं था। उसने रिडिक की आंख से आंख मिलाकर ये माना कि रिडिक के ठिकाने का खुलासा उसी ने किया था, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था। कुछ लोग थे जो एक खास मकसद से रिडिक को यहाँ बुलाना चाहते थे। इमाम ने रिडिक को आसमान की ओर देखने को कहा। उसके प्लेनेट के ऊपर एक बड़ा विनाश मंडरा रहा था। वो थी नेक्रोमोंगर्स की सेना, यानी मौत का सैलाब, जो कई सारे प्लेनेट्स को निगलने के बाद अब उनके प्लेनेट के करीब आ पहुंचा था। इमाम ने बताया कि वे अपने सूरज की एनर्जी आसपास के प्लेनेट्स को शेयर करते हैं। अगर उनका प्लेनेट तबाह हुआ तो आसपास के सारे प्लेनेट्स भी खाक में मिल जाएंगे। लेकिन इस दुनिया में मौजूद कुछ शक्तिशाली प्रजातियां मानती थी कि रिडिक इस तबाही को रोक सकता है। इन्हीं बातों के बीच हवा की ठंडी लहर के साथ एक बूढ़ी औरत वहां प्रकट हुई। उसका नाम था एरियन, जो एलिमेंटल नामक एक प्रजाति की सदस्य थी। एलिमेंटल्स ब्रह्मांड की 4 सबसे प्राचीन जातियों में से एक थी, जो अपने ग्रह क्विंटेसा पर रहकर पूरे ब्रह्मांड पर नजर रखती थी। ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखना यही उनका लक्ष्य था। संतुलन जैसे आग और पानी का, धरती और हवा का, अच्छाई और बुराई का। हालांकि ऐसा बहुत कम होता था जब किसी एलिमेंटल को अपने प्लेनेट से बाहर देखा जाए, लेकिन बुराई इस कदर अपने पैर पसार रही थी कि दोबारा संतुलन बनाने के लिए एरियन को बाहर आना ही पड़ा। उसे रिडिक में वो आग नजर आ रही थी जो नेक्रोमोंगर्स को राख कर सकती थी, लेकिन रिडिक मुस्कुरा दिया। उसने कहा कि वो तो बस मामूली इंसान है, वो भला अकेला नेक्रोमोंगर्स का क्या ही बिगाड़ सकता है। तब इमाम ने उसे एक विलुप्त हो चुकी प्रजाति फ्यूरियंस के बारे में बताया, जो सबसे बेहतरीन योद्धा माने जाते थे। लेकिन एक समय किसी दरिंदे ने फ्यूरियंस सभ्यता पर हमला किया। फ्यूरियंस के सारे नवजात बच्चों को उस दरिंदे ने मौत के घाट उतार दिया, कुछ को तो गर्भ में ही मार दिया, जिससे आगे चलकर फ्यूरियंस की सारी सभ्यता ही विलुप्त हो गई।
लेकिन एक फ्यूरियन योद्धा अब भी जीवित है। इमाम का इशारा रिडिक की ओर था, लेकिन रिडिक को लग रहा था कि उसे जबरदस्ती ही चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है। तब एरियन ने रिडिक से पूछा, क्या तुम्हें अपना बचपन याद है रिडिक? अपना घर क्या याद है तुम्हें? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें तुम्हारी तरह कोई और मिला हो? रिडिक सोच में पड़ गया। इमाम और एरियन चाहते थे कि रिडिक जैसा फ्यूरियन योद्धा इस लड़ाई में उनके साथ हो। उन्होंने रिडिक से विनती की, लेकिन रिडिक ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये लड़ाई उसकी नहीं है। रिडिक ने इमाम पर तंज कसते हुए कहा, जैक कहीं नजर नहीं आ रहा इमाम, कहीं तुमने उस मासूम को भी अपनी इस लड़ाई में झोंक तो नहीं दिया? पर इमाम ने भी इस तंज का जवाब देते हुए कहा, उसके अंदर जुनून भरने वाला मैं नहीं तुम थे। वो तुम्हें अपना आदर्श मानती थी, अपना बड़ा भाई। तुम्हारे जैसा बनने के लिए वो क्रिमेटोरिया जाना चाहती थी, उसी खौफनाक जेल में जिसकी कहानी तुमने उसे सुनाई थी। वो यहाँ से बहुत पहले ही भाग गई। ये सुनकर रिडिक और ज्यादा गुस्से में आ गया और दोबारा उसे कोई परेशान ना करे ये चेतावनी देकर वहां से चला गया। लेकिन रिडिक अभी अपनी शिप तक भी पहुंच नहीं पाया था कि तभी नेक्रोमोंगर्स की सेना उस प्लेनेट पर उतर आई। हीलियम प्राइम की सेना ने नेक्रोमोंगर्स का सामना करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं था। नेक्रोमोंगर्स की असंख्य सेना और शक्तिशाली हथियारों के आगे वे टिक नहीं पाए। हमला इतना भयानक था कि धरती कांप रही थी। बच्चे बूढ़े सब मार दिए जा रहे थे, लेकिन कोई भी उन खूंखार नेक्रोमोंगर्स को रोक नहीं पा रहा था। कुछ ही पलों में नेक्रोमोंगर्स की सेना उस प्लेनेट के हर कोने में फैल चुकी थी। लोग छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना के पास लेंसर्स कहे जाने वाले अजीब से प्राणी थे, जिन्हें वे पट्टे से बांधकर अपने साथ घुमाते थे। वे प्राणी किसी भी जिंदा चीज को सेंस कर लेते थे। जो लड़ा या जिसने भागने की हिमाकत की, उसे वहीं मार दिया गया और बाकियों को इस सेना ने बंदी बना लिया। इमाम भी अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक शेल्टर में छुपा हुआ था, लेकिन इन दरिंदों ने उसे भी ढूंढ निकाला। इमाम ने लड़ने की कोशिश की, पर मारा गया। इमाम की पत्नी और बेटी को उन्होंने बंदी बना लिया। रिडिक, जो अब तक केवल उस प्लेनेट से निकलने के बारे में सोच रहा था, अब इमाम की लाश देख उसका भी खून खौल उठा। कुछ समय बाद सेना ने सारे बंदी बनाए लोगों को अपने लीडर लॉर्ड मार्शल के आगे पेश किया। लॉर्ड मार्शल का सलाहकार द प्यूरीफायर आगे आया और बोला, हीलियम प्राइम के वासियों, क्या तुम जानते हो इस ब्रह्मांड में जिंदगी का पनपना केवल एक हादसा था। तुम्हारा यहाँ पैदा होना एक गलती है। हम उसे सुधारने आए हैं। हम तुम्हें अंडरवर्ल्ड में ले जाने आए हैं, जो तुम्हारी और हम सबकी असली दुनिया है। एक नया खूबसूरत और पवित्र ब्रह्मांड, जहाँ जिंदगी एक नए रूप में तुम्हें अपनाने का इंतजार कर रही है। ऐसी जिंदगी जिसमें न दुख है, न दर्द और न ही डर, लेकिन उस संसार तक पहुंचने का रास्ता एक दहलीज से होकर गुजरता है। दहलीज जिसे तुम इंसान मौत कहते हो। तो अब घुटनों के बल झुको और अपना लो हमारा धर्म, ताकि हम इस ब्रह्मांड से जिंदगी को साफ करके अंडरवर्ल्ड में नई जिंदगी बसा सकें। तभी भीड़ में से एक आदमी निकल कर आया और इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने लगा। तब लॉर्ड मार्शल सधे कदमों से उसकी ओर बढ़ा। ना जाने कैसी शैतानी शक्ति थी उसके अंदर। उसने उस आदमी के पेट में अपना हाथ घुसा दिया और एक ही झटके में उसकी आत्मा उसके शरीर से निकालकर अपने हाथों में दबोच ली। उसने सबके सामने उस आदमी की आत्मा तक को तड़पा कर मार डाला। ये देख वहां मौजूद तमाम लोगों ने लॉर्ड मार्शल के आगे घुटने टेक दिए, पर उनके बीच एक ऐसा फौलाद भी था जो अब भी लॉर्ड के आगे सीना ताने खड़ा था, रिडिक, जो वहां इमाम को मारने वाले सैनिक से बदला लेने आया था। रिडिक ने उस सैनिक को युद्ध की चुनौती दी। नेक्रोमोंगर्स का नियम था किसी भी चुनौती को स्वीकार करना। लॉर्ड मार्शल के आदेश पर वो सैनिक 2 कुल्हाड़ी लेकर रिडिक पर हमला करने बढ़ा, लेकिन रिडिक ने केवल एक चाकू से एक ही झटके में उसे मौत के घाट उतार दिया। ये देख सारे नेक्रोमोंगर्स के चेहरे से हवाइयां उड़ गई। लॉर्ड मार्शल मुस्कुराता हुआ रिडिक के पास आया और कहा, तुम्हारे हुनर से मैं प्रभावित हुआ। तुमने जिसे मारा वो मेरे सबसे ताकतवर सिपाहियों में से एक था। हमारा धर्म कहता है जिसे भी तुम मारोगे उसकी जगह ले सकते हो। लेकिन रिडिक ने कहा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ बस बदला लेने आया था, जो पूरा हो गया। अब मैं इजाजत चाहूंगा। ये कहकर रिडिक जाने लगा, पर लॉर्ड मार्शल ने रिडिक का हाथ पकड़ लिया और उसी पल उसे कुछ महसूस हुआ, कुछ ऐसा जिससे लॉर्ड के अंदर दहशत भर आई। लॉर्ड के हुक्म से उसके सेनापति वाको ने रिडिक को पकड़कर क्वासी डेड्स के बीच ला खड़ा किया। क्वासी डेड्स नेक्रोमोंगर्स के लिए काम करने वाले ऐसे प्राणी थे जो आधे जीवित और आधे मृत थे। उनके पास किसी का भी दिमाग पढ़ने की शक्ति थी और उसके बारे में सब कुछ जानने की भी। क्वासी डेड्स ने रिडिक का दिमाग पढ़ना शुरू किया और कुछ ही पलों बाद वे चिल्लाने लगे, रिडिक एक फ्यूरियन है। रिडिक को खत्म कर दो, इसे खत्म कर दो। फ्यूरियन शब्द सुनते ही लॉर्ड मार्शल सकपका गया। उसने फौरन अपनी सेना को रिडिक को खत्म करने का आदेश दिया, लेकिन रिडिक इतनी आसानी से उनके हाथ आने वाला नहीं था।
वो उन्हें चकमा देकर भागने लगा। नेक्रोमोंगर्स की एक शिप मौत बनकर रिडिक के पीछे लग गई, पर तभी कहीं से उस शिप पर हमला हुआ जिससे वो शिप धाराशाही हो गई। रिडिक ने ठहर कर जब पीछे देखा तो वहां टूम्स अपनी नई गैंग के साथ खड़ा था। वही बाउंटी हंटर जिसमें रिडिक के सिर पर रखे गए इनाम को पाने की सनक सवार थी। बचने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए रिडिक ने भी इस मौके का फायदा उठाया। उसने जानबूझकर खुद को टूम्स के हवाले कर दिया ताकि नेक्रोमोंगर्स से बच सके। टूम्स रिडिक को बंदी बनाकर उस प्लेनेट से निकल भागा। इधर लॉर्ड मार्शल रिडिक के हाथ से निकल जाने पर बेचैनी में था। उसकी आंखों में चिंता थी, एक ऐसी बेचैनी जो किसी आम दुश्मन को लेकर नहीं होती। उसने अपनी पूरी सेना को रिडिक के पीछे लगा दिया था। नेक्रोमोंगर्स ये बात समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर लॉर्ड मार्शल को रिडिक से इतना खतरा क्यों लग रहा था। वहीं इस गहमा गहमी के बीच लॉर्ड मार्शल का सेनापति वाको अपनी पत्नी डेम वाको के साथ मिलकर कोई और ही षड्यंत्र रच रहा था। वाको बाहर से जितना वफादार दिखता था, अंदर से उतना ही चालाक लोमड़ी था। उसकी नजर नेक्रोमोंगर्स की गद्दी पर थी। जैसा कि नेक्रोमोंगर्स का नियम था कि जो जिसे मारेगा वो उसकी जगह लेगा, इसलिए वाको भी लॉर्ड को मारने का मौका तलाश रहा था। लेकिन लॉर्ड मार्शल वो हैवान था जिसकी नजर हर वक्त हर जगह होती थी। ऐसे में उसके नजदीक जा पाना भी नामुमकिन था। इसी वजह से वाको हर बार अपने मकसद में नाकाम हो जाता था। अब वाको बस किसी तरह लॉर्ड का भरोसा जीतना चाहता था ताकि लॉर्ड उसे खुद ही अपने करीब आने दे और फिर वाको उसका काम तमाम कर दे। इसी बीच उधर टूम्स रिडिक को लेकर आ पहुंचा प्लेनेट क्रिमेटोरिया पे। चारों ओर ज्वालामुखी से घिरा धधकती आग की एक भट्टी में लिपटा एक खतरनाक प्लेनेट, जिसकी सतह से 29 किलोमीटर गहराई पे वो खौफनाक जेल मौजूद थी जहां रिडिक कभी कैद था, लेकिन वो उस जेल से भी भाग गया था। क्रिमेटोरिया एक ऐसी खौफनाक जेल थी जहां सारे के सारे खूंखार अपराधी कैद थे। उन अपराधियों पर निगरानी के लिए वहां मौजूद केयर टेकर्स को भी भारी कीमत मिलती थी। जितना खूंखार अपराधी उनकी जेल में होगा उतनी ज्यादा कीमत उन्हें मिलेगी। इसी वजह से टूम्स भी रिडिक के बदले एक बड़ी रकम लेने आया था। सौदा मुनाफे का था, पर केयर टेकर्स ने इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करने के लिए टूम्स से कुछ वक्त मांगा। टूम्स वहां से चला गया और केयर टेकर्स ने रिडिक को रस्सी से बांधकर नीचे जेल में उतार दिया। वो जगह किसी जहन्नुम से कम नहीं थी, पर रिडिक जैसे जानवर के लिए वो जहन्नुम भी एक घर था। रिडिक जैसे ही नीचे आया तभी उस पर कुछ खूंखार अपराधियों ने हमला कर दिया, लेकिन रिडिक ने उन हमलावरों को धोकर रख दिया। इतने में ही उसे किसी ने पीछे से दबोच लिया। रिडिक को एक जानी पहचानी आवाज आई। वो आवाज जैक की थी। उसने कहा, अच्छी कहानी सुनाई थी तुमने। इस जेल में तुम्हें एक डॉक्टर मिलेगा जो कुछ पैसों के बदले तुम्हारी आंखों को चीर फाड़ कर ऐसी आंखें देगा जिससे तुम अंधेरे में भी देख सको। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैंने इस जेल में आने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तुम्हारी वो कहानी झूठी थी। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। पर तभी रिडिक ने जैक को झपट लिया और गुस्से में बोला, मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनते देखना चाहता था, इसलिए तुम्हारे साए से भी दूर चला गया था। पर तुम जानबूझकर अंगारों पर क्यों चलना चाहती हो जैक? जैक रिडिक को ही जख्मी कर उसकी पकड़ से आजाद हो गई और कहा, जैक 5 साल पहले ही मर गई थी। अब मैं कायरा हूँ, एक खूंखार जानवर। रिडिक हैरानी से उसे देखता रह गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुशी भी हो रही थी कायरा की जांबाजी देखकर। दूसरी ओर नेक्रोमोंगर्स की सेना रिडिक की तलाश में भटक रही थी। इसी बीच वाको की पत्नी डेम चोरी छुपे ये जानने की कोशिश में लगी थी कि आखिर लॉर्ड मार्शल को रिडिक से क्या खतरा है। डेम ने पहले रिडिक की मेमोरी में एलिमेंटल एरियन को देखा था। वो जानती थी कि एरियन को रिडिक के बारे में जरूर मालूम होगा। उसने एरियन को ढूंढ निकाला और पूछा कि आखिर रिडिक है कौन। तब एरियन ने डर के कारण नहीं बल्कि नेक्रोमोंगर्स के अंदर दहशत भरने के लिए बताया कि एक समय एक युवा योद्धा एक भविष्य देखने वाले के पास गया। उसे बताया गया कि फ्यूरिया ग्रह पर एक लड़का पैदा होगा जो एक दिन उसकी मौत का कारण बनेगा। वो योद्धा कोई और नहीं लॉर्ड मार्शल था। लॉर्ड मार्शल ने इस भविष्यवाणी को बदलने की कोशिश की। उसने फ्यूरिया पर हमला करवाया और जितने भी नवजात लड़के मिले उन्हें मार डाला। कुछ को तो उनकी गर्भनाल से ही गला घोंटकर मार दिया। फ्यूरिया की सभ्यता उसके बाद से ही विलुप्त हो गई। अब तक लॉर्ड मार्शल को यही लग रहा था कि उसने खतरे को ही जड़ से मिटा दिया है, लेकिन अब उसकी चिंता है कि शायद वो उस एक बच्चे को मारने से चूक गया और वो बच्चा है रिडिक, जिसकी रगों में एक फ्यूरियन का खून दौड़ रहा है। इसी वजह से रिडिक लॉर्ड मार्शल के लिए इतना अहम और खतरनाक है। ये हकीकत जानकर डेम के दिमाग में एक शातिर आइडिया ने दस्तक दी। उसने अपने पति वाको को लॉर्ड का भरोसा जीतने का एक रास्ता बताया। उसने कहा कि अगर वाको रिडिक को खत्म कर दे तो वाको लॉर्ड मार्शल की नजरों में ऊंचा उठ जाएगा। तब वो वाको को अपने करीब आने से नहीं रोकेगा और तब लॉर्ड को मारकर गद्दी हथियाना वाको के लिए आसान होगा। वाको इस प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार था, लेकिन उसे भनक नहीं थी कि लॉर्ड के सलाहकार प्यूरीफायर ने उनकी बातें सुन ली है।
दूसरी ओर क्रिमेटोरिया की जेल में टूम्स एक बार फिर जेल के केयर टेकर्स के पास पहुंचा, लेकिन अब वो सौदा करने नहीं बल्कि रिडिक को वापस लेने आया था। पर केयर टेकर्स भी टूम्स की इस गद्दारी की वजह समझ चुके थे। दरअसल उन्होंने उस प्लेनेट के ऊपर नेक्रोमोंगर्स की एक शिप को मंडराते देख लिया था। मतलब साफ था, टूम्स नेक्रोमोंगर्स के हाथों बिक चुका था। नेक्रोमोंगर्स रिडिक को पकड़ने के बाद इस प्लेनेट को भी तबाह करने वाले थे। पर तभी केयरटेकर्स ने टूम्स और उसके साथियों पर ही हमला कर दिया। उन्होंने टूम्स के सारे साथियों को खत्म कर दिया। टूम्स बचने के लिए रस्सी से नीचे कारागाह की ओर लटक गया। रिडिक की नजर उस रस्सी पर पड़ी। भागने का वो एक सुनहरा मौका था। रिडिक बिना एक पल देरी किए उसी रस्सी से चढ़कर ऊपर आ गया। ऊपर अब लाशों के ढेर बिछे थे। केयर टेकर्स एक सुरंग के जरिए हैंगर की तरफ भाग निकले थे, जहां इस जगह से निकलने के लिए टूम्स की इकलौती शिप खड़ी थी, लेकिन फासला 29 किलोमीटर का था। रिडिक ने भी हालात का जायजा लिया। नेक्रोमोंगर्स के होने वाले हमले के बारे में उसे भी पता चला। उसने कायरा और जेल में मौजूद कैदियों को आजाद कराया, उन्हें हालात के बारे में बताया और कहा कि सुरंग के जरिए केयर टेकर्स को हैंगर तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। इसके बजाय अगर वे सतह पर भागना शुरू करें तो केयर टेकर्स से पहले हैंगर तक पहुंच सकते हैं और शिप लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन उस प्लेनेट की सतह ज्वालामुखियों से भरी थी और तो और जल्द ही सुबह भी होने वाली थी। सुबह की धूप उस प्लेनेट को आग की भट्टी में तब्दील कर देती थी, लेकिन जिंदा बचने का केवल वही एक रास्ता था, इसलिए उन्होंने खतरा मोल लिया। रिडिक ने पहले तो टूम्स को वहीं कैद कर अपना हिसाब चुकता कर लिया और फिर वो कायरा और बाकियों को लेकर हैंगर की ओर भागने लगा। वे ज्वालामुखियों के ऊपर से छलांग लगाते हुए लगातार भागते रहे। अब मंजिल नजदीक थी, बस एक पहाड़ चढ़ना बाकी था। लेकिन तभी दिन निकल आया। रिडिक और बाकी सब तेजी से पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, पर कायरा पीछे रह गई। सूरज की किरणों ने पहाड़ की सतह को तपती भट्टी में तब्दील कर दिया। कायरा पहाड़ के ही एक दर्रे में छुप गई, लेकिन गर्मी इतनी थी कि ज्वालामुखी फट रहे थे। धधकते लावा का एक दरिया उफान मारता हुआ पहाड़ की ओर ही आने लगा। कायरा का बच पाना अब नामुमकिन लग रहा था, पर तभी रिडिक ने अपने ऊपर पानी की बौछार की और एक रस्सी से लटककर कायरा को बचाकर ऊपर ले आया। रिडिक का शरीर फौलाद सा कठोर था, झुलसती गर्मी भी उसे जला न सकी। कायरा ने रिडिक का शुक्रिया अदा किया और उससे माफी मांगी। असली डर क्या होता है ये आज उसे पता चला। अब उन्हें हैंगर सामने नजर आ रहा था, लेकिन वे एक कदम भी आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही नेक्रोमोंगर्स की एक शिप वहां लैंड हो गई। उस शिप से उतरा वाको अपनी सेना की एक टुकड़ी के साथ। उनके साथ लेंसर्स भी थे, जिन्होंने दूर से ही चट्टान के पीछे छुपे हुए रिडिक और उसके साथियों को डिटेक्ट कर लिया। वाको ने अपनी एक टुकड़ी उन्हें खत्म करने भेज दी। तभी हैंगर का दरवाजा खुला। अंदर केयर टेकर्स थे जो शिप तक पहुंच चुके थे, लेकिन मौत को सामने देख वे वाको और उसकी सेना पर हमला करने लगे। दोनों गुटों में गोलीबारी होने लगी। केयर टेकर्स ने वाको के कई लोगों को मारा, लेकिन खुद भी मारे गए। उधर रिडिक और कायरा ने भी मिलकर वाको की सेना को खत्म कर दिया, पर रिडिक और कायरा के बाकी साथी इस लड़ाई में मारे गए। तभी वाको ने चालाकी से रिडिक पर सोनिक गन से हमला कर दिया, जिससे रिडिक धराशायी हो गया। आज पहली बार रिडिक को किसी ने घुटनों पर ला दिया था। आज पहली बार वो लाचार था। वाको रिडिक का अंत करने सोनिक गन तानकर उसकी ओर बढ़ ही रहा था कि तभी रिडिक को एक विजन आया। उसके होम प्लेनेट फ्यूरिया का किसी फरिश्ते की तरह एक लड़की उसके सामने आई और रिडिक को उस बीते कल से अवगत कराया कि किस तरह दरिंदे लॉर्ड मार्शल ने उसकी पूरी सभ्यता को मिटा दिया। लेकिन अब वक्त आ चुका था लॉर्ड मार्शल को उसके गुनाहों की सजा देने का। उस लड़की ने रिडिक के सीने पे हाथ रखकर उसे उसके पूर्वजों की शक्तियों से नवाजा और गायब हो गई। रिडिक के अंदर जैसे कोई नीली अग्नि सी जल उठी। वाको ने जैसे ही रिडिक पर गन फायर की, एक तेज ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे वाको और उसकी सेना दूर जा गिरी। लेकिन रिडिक भी बेहोश हो गया। वाको को लगा कि रिडिक मर चुका है। उसी पल पहाड़ के ऊपर भी धधकते सूरज की गर्मी ने दस्तक दे दी। वाको बिना देरी किए अपने साथियों के साथ वहां से भागने लगा। कायरा वहीं एक चट्टान के पीछे छुपे लाचार होकर ये सब देख रही थी। उसे भी यकीन हो गया कि रिडिक अब नहीं रहा। कायरा के पास कोई चारा नहीं था। वो अपनी जान बचाने के लिए खुद नेक्रोमोंगर्स की जहाज में चढ़ गई। उधर बेहोश पड़े रिडिक के शरीर को आग उगलती गर्मी झुलसा रही थी। बस कुछ ही पलों में वो राख में बदलने वाला था, पर तभी एक हाथ उसकी ओर बढ़ा, जो उसे खींचकर हैंगर के अंदर छांव में ले आया। कुछ ही पलों बाद रिडिक कायरा को पुकारता हुआ अचानक जाग उठा। उसने देखा उसके सामने था लॉर्ड मार्शल का सलाहकार प्यूरीफायर। प्यूरीफायर ने रिडिक से कहा, लॉर्ड मार्शल ने मुझे यहाँ भेजा है इसलिए कि अगर वाको तुम्हें मारने में असफल हो जाए तो मैं तुम्हें खत्म करूं। ये कहता हुआ प्यूरीफायर चाकू लेकर रिडिक के करीब आने लगा, लेकिन रिडिक ने उसकी गर्दन दबोच ली। तभी प्यूरीफायर ने रिडिक को अपनी असलियत दिखाई।
उसके सीने पर भी फ्यूरियन का वो निशान था जैसा रिडिक के सीने में था, यानी कि प्यूरीफायर भी एक फ्यूरियन था। प्यूरीफायर ने रिडिक को बताया कि पहले उसने डर के कारण नेक्रोमोंगर्स के धर्म को अपना लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस बात का पछतावा भी था। पर जब उसे भविष्यवाणी पता चली कि रिडिक लॉर्ड मार्शल का काल बनेगा, तो उसी पल से उसने नेक्रोमोंगर्स की गुलामी छोड़ दी और अब वो चाहता था कि रिडिक लॉर्ड मार्शल का अंत करे। रिडिक को चाकू सौंपकर अपने कर्मों पर पछताते हुए प्यूरीफायर ने खुद को झुलसते सूरज के हवाले कर दिया। इसी दौरान दूसरी ओर लॉर्ड मार्शल वाको का सम्मान कर रहा था, क्योंकि वाको ने उसे खबर दी थी कि रिडिक मारा गया है। अब लॉर्ड मार्शल बेफिक्र हो चुका था और वापस अपने मकसद को अंजाम देने निकल रहा था। नेक्रोमोंगर्स प्लेनेट हीलियम से निकलकर अगले प्लेनेट पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। सारे सैनिक शिप में सवार हो रहे थे, पर किसी को भनक भी नहीं थी कि उन्हीं सैनिकों के भेष में रिडिक भी शिप में सवार हो चुका है। रिडिक किसी साये की तरह चोरी छुपे लॉर्ड मार्शल के करीब आ गया। वो उसके पीछे ही था। उसके पास लॉर्ड को मारने का बस एक ही मौका था। वो किसी जानवर की तरह चाकू लेकर लॉर्ड मार्शल पर लपका, पर लॉर्ड मार्शल की आंखें हर तरफ थी। उसने रिडिक को देख लिया और उठाकर दूर फेंक दिया। सारे सैनिकों ने रिडिक को घेर लिया और उसे खत्म करने बढ़े, लेकिन लॉर्ड मार्शल ने उन्हें रोक दिया। उसने रिडिक को एक मौका दिया, या तो उनके धर्म को अपना ले या मौत को गले लगा ले। रिडिक ने देखा लॉर्ड ने कायरा को भी अपने धर्म में शामिल कर लिया था। उसने कायरा को अपनी नजरों से अंडरवर्ल्ड की दुनिया की खूबसूरत तस्वीर दिखाई थी, जिसके बाद से ही कायरा भी उसकी वफादार हो गई थी। पर रिडिक किसी के भी आगे झुकने वालों में से नहीं था। उसने लॉर्ड पर चाकू फेंककर उसे युद्ध के लिए चुनौती दे डाली। लॉर्ड मार्शल ने उसकी चुनौती स्वीकार की और मैदान में उतर आया। उसकी शैतानी ताकत के आगे रिडिक कमजोर पड़ने लगा। एक आत्मा की तरह लॉर्ड मार्शल एक जगह से दूसरी जगह गायब होकर रिडिक को बुरी तरह मार रहा था। अंत में उसने एक भाला उठा लिया और रिडिक का गला घोंटने लगा, पर तभी पीछे से किसी ने लॉर्ड मार्शल की पीठ पर भाला घुसा दिया। वो कायरा थी, जो यहाँ केवल रिडिक का बदला लेने आई थी। मगर तभी लॉर्ड ने कायरा को मारकर एक नुकीले स्तंभ की ओर फेंक दिया, जिससे उस स्तंभ में लगे खंजर कायरा की पीठ में धंस गए और कायरा बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ी। रिडिक अब गुस्से से जैसे फट पड़ा। अब उधर लॉर्ड मार्शल घायल था। वो एक आसान शिकार बन चुका था। रिडिक चाकू लेकर उसे मारने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन वो उसे मार पाता उससे पहले ही शातिर वाको कुल्हाड़ी लेकर वहां आ पहुंचा। वाको के लिए ये एक सुनहरा मौका था घायल लॉर्ड को मारकर नेक्रोमोंगर्स की गद्दी हथियाने का। उसने लॉर्ड को मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन उसी पल लॉर्ड मार्शल आत्मा के रूप में तेजी से भागने लगा, लेकिन सामने रिडिक चाकू लिए खड़ा था। उसने बिना एक पल सोचे लॉर्ड मार्शल की खोपड़ी में चाकू घुसा दी। लॉर्ड मार्शल वहीं ढेर हो गया। ये देख सारी सेना की आंखें फटी की फटी रह गई। इधर रिडिक आखिरी सांस लेती कायरा को गोद में लेकर उसका हौसला बढ़ा रहा था, लेकिन कायरा ने उसकी गोद में ही दम तोड़ दिया। रिडिक मायूस होकर एक जगह बैठ गया, पर उसने जब होश संभाला तो देखा वो नेक्रोमोंगर्स की राजगद्दी पर था और नेक्रोमोंगर्स की सारी सेना ने रिडिक के आगे घुटने टेक दिए थे। जैसा कि नेक्रोमोंगर्स का नियम था, जो जिसे मारेगा वो उसकी जगह लेगा। रिडिक लॉर्ड मार्शल को मारकर अब खुद लॉर्ड बन चुका था, नेक्रोमोंगर्स की असंख्य सेना का राजा। वाको भी उसके सम्मान में झुक गया। रिडिक ने मुस्कुराकर इस सम्मान को स्वीकार किया और कहानी यहीं खत्म हो गई। दोस्तों, उम्मीद है वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही साइफाई और एडवेंचर से भरपूर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।